नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग आज से प्रारंभ करते हैं हिंदी में जो भारतीय काव्यशास्त्र चलता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जो भी आपकी जहां जहां पे काव्यशास्त्र पूछा जाता है वहां वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रारंभ करूंगा काव्य लक्षण से, ठीक है, कि काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य की एक पार्टिकुलर परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो काव्य लक्षण से ही प्रारंभ करते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य के कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, तो उन काव्य लक्षणों को हम लोग जानेंगे आज के इस चैप्टर में। फुल चैप्टर होने वाला है आज का क्लास, फुल क्लास होने वाला है काव्य लक्षण पर। पूरा काव्य लक्षण आज खत्म होगा, फिर काव्य हेतु करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे काव्यशास्त्र को, पूरा भारतीय काव्यशास्त्र, इसके बाद हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे पहले हम काव्य लक्षण देखते हैं कि काव्य लक्षण क्या हैं और काव्य लक्षणों को किस किस विद्वान ने क्या क्या उक्तियां दी हैं, किस किस विद्वान ने क्या क्या इसको कहा है। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने, किसने? भरत मुनि ने। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली यानी काव्य के लक्षण देना प्रारंभ किया भरत मुनि ने। तो सबसे पहले क्या बताया कि मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, गूढ़ यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ की हीनता होनी चाहिए काव्य में, काव्य में कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। कहा कि मृदु ललित पदावली हो और गूढ़ शब्दों से रहित काव्य हो, सर्व सुगमता हो। वो काव्य शास्त्र, वो काव्य में क्या होना चाहिए, काव्य ऐसा रचा जाए कि सर्व सुगमता हो। सुगमता मतलब सरलता से सभी की समझ में आने वाला काव्य हो। ठीक, इतनी बात पता चली कि मृदु ललित पदावली होनी चाहिए, गूढ़ शब्दार्थहीनता हो, सर्व सुगमता हो। ठीक, यानी कोमल कांत पदावली हो, सुंदर पदावली हो, जिसमें गेयता विद्यमान हो तो ज्यादा बेहतर है। गूढ़ जो शब्दार्थ हैं वो खत्म होने चाहिए, वो कम होने चाहिए, बहुत ही मामूली, सबकी समझ में आना चाहिए काव्य। और युक्तिमत्ता होनी चाहिए काव्य में युक्तिमत्ता होनी चाहिए। नृत्य उपयोग योग्यता, यानी काव्य के साथ साथ में अगर नृत्य किया जाए, नाचा जाए उसके काव्य में, तो नृत्य में भी उपयोग करने लायक भी काव्य होना चाहिए। बहुवृत रसमार्गता होनी चाहिए, यानी बहुत प्रकार के रस भी उसमें प्रयोग होने चाहिए, अच्छे अच्छे रसों की। ठीक, एवं संधियुक्तता, और संधियुक्त होने चाहिए। इसके रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया था किसने? आचार्य भरत मुनि ने। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर घटित नहीं होते हैं। यानी इतने लक्षण बताएं तो ये काहे के लक्षण बताए? ये भरत मुनि ने जो गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्य उपयोग योग्यता, तो क्या काव्य के लक्षण में होते हैं ये, लेकिन ये रूपक काव्य पे यानी कि नाटक पे आपके जारी होते हैं, नाटक पे लागू होते हैं। कि संधि, भाई देखिए संधि कहां होती है? संधि कहां होती है? संधि नाटक में होती है, काव्य में संधियां नहीं होती हैं। तो रूपक पर ये सारे काव्य लक्षण जो हैं वो रूपक पर लागू हो रहे हैं, भरत मुनि द्वारा दिए गए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। मृदु ललित पदाढ्य गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिम नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। यानी कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये काव्यशास्त्रीय काव्य लक्षण बताते हुए कहा कि काव्य मृदु ललित पदार्थ जो हमने ऊपर बताया वो होना चाहिए, गूढ़ शब्दार्थहीन होना चाहिए, जनपद यानी सामान्य जन के तुरंत ही सरलता से समझ में आना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और नृत्य के योग्य होना चाहिए। अब नृत्य कहाँ होता? तो नाटक। ये तो रूपक का समझ लिए, रूपक काव्य के यहाँ पर लक्षण बता दिए किसने? भरत मुनि ने। रूपक काव्य के लक्षण बता दिए हैं। बहुकृत रसमार्ग होना चाहिए और संधि संधान युक्त होना चाहिए। ऐसा काव्य, शुभ काव्य, ऐसा नाटक जो होता है वो प्रेक्षकाणाम अर्थात दर्शकों के लिए बहुत ही शुभ काव्य होता है। आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रथम आचार्य नाट्यशास्त्र
के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। ठीक है, इनका नाट्यशास्त्र पंचम वेद भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखिएगा, वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। पहला पॉइंट यहां से बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक एक्चुअल में जो काव्य लक्षण है पहला वो कहां से प्रारंभ होता है, ठीक, या काव्य लक्षण पर प्रथम विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे भामह अलंकार संप्रदाय के व्यक्ति थे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने शब्द और अर्थ, इन्होंने क्या किया, शब्द और अर्थ के अभाव के सहभाव शब्दार्थौ सहितौ काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। तो वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किससे होता है, भामह से होता है। ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि शब्द और अर्थ के सहभाव, यानी शब्दार्थौ सहितम काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के जो युक्त होता है वही काव्य होता है। तो आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य कहलाती है। उन्होंने कहा शरीरम तावत इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। क्या कहा, शरीरम तावत इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये दंडी की उक्ति है, याद रखिएगा, शरीरम तावत इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी शरीर, मतलब दंडी के अनुसार क्या हुआ कि इष्ट अर्थ को जो व्यक्त करता है वह पदावली ही क्या है, काव्य कहलाती है। अब आचार्य वामन ने क्या कहा, आचार्य वामन जो हैं वो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, आचार्य वामन ने कहा कि रीति काव्य की आत्मा है, रीति ही आत्मा काव्यस्य, रीति ही आत्मा काव्यस्य। वामन ने क्या कहा, रीति ही आत्मा काव्यस्य। रीति संप्रदाय वामन का स्थापित किया हुआ, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछे, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक पूछे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे, रीति संप्रदाय के मुख्य व्यक्ति पूछे, रीति संप्रदाय के मालिक हैं पूरे कौन, वामन। ठीक है, रीति संप्रदाय के कौन मालिक हैं, वामन। तो आचार्य वामन ने क्या कहा, आचार्य वामन ने कहा रीति ही आत्मा काव्यस्य, आत्मा काव्यस्य, यानी काव्यस्य अर्थात काव्य की आत्मा रीतिर, अर्थात रीति ही आत्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा रीति है। ठीक, अब आगे देखिएगा, रीति से उनका अभिप्राय विशिष्ट पद रचना रीति ही। ठीक, यानी कि वामन का मानना है कि जो विशिष्ट पद रचना होती है, किसी पद की विशिष्ट रचना होती है, उसी को हम मान लेते हैं रीति। तो रीति से वामन का क्या अभिप्राय है, विशिष्ट पद रचना रीति ही। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या फिर विशेष गुणों से युक्त। ठीक है, विशेष गुणों से युक्त, इस प्रकार रीति का अर्थ गुणयुक्त पद रचना है। सीधी सी बात है, विशिष्ट पद रचना है रीति ही, और जहां पर रीति ही आ जाए वामन टिक कर दीजिए, नो डाउट। ठीक है, रीति ही मतलब रीति संप्रदाय वामन है। तो अधिकतर आपसे परीक्षाओं में यही सवाल बनते हैं, रीति आत्मा काव्य से, या काव्य की आत्मा रीति को किसने माना है, या विशिष्ट पद रचना रीति किसकी उक्ति है, ये सब। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, रीति से संबंधित आचार्य कौन हैं। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, विशिष्ट पद रचना रीति ही, वामन ने कहा है विशेषो गुणात्मा, इस प्रकार जो विशेषों गुणात्मा, इस प्रकार रीति का अर्थ क्या होता है, गुणयुक्त पद रचना होती है। अब हम देख लेते हैं काव्य के लक्षण वाले टॉपिक से। काव्य लक्षण में जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध उक्तियां हैं और प्रसिद्ध सूत्र हैं या फिर प्रसिद्ध कथन हैं, हम ये सब देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं।
तो पहला है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? भामह कहा। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? भामा। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? भामह। तददोषौ, तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणा सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट ने कहा तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। ये मम्मट की परिभाषा है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्यम में सबसे पहले वा आता है, तो इस वा से विश्वनाथ याद कर लीजिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। तददोषौ 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 शब्दार्थौ तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, पुनः क्वापि मम्मट की है। तद अदोषौ शब्दार्थौ तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि मम्मट की है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामा की है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा? पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि रमणीयार्थ, रमणीय अर्थात सुंदर अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा जाता है। सुंदर रमणीय अर्थों के प्रतिपादक शब्दों को काव्य कहा जाता है। यह पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। रीति आत्मा काव्यस्य, वामन ने कहा। ठीक है, मैंने अभी बताया रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन थे, रीति से वामन थे, तो रीतिरात्मा काव्यस्य वामन ने कहा। ननु शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट, 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 ननु शब्दार्थौ काव्यम रुद्रट। याद कर लो, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो आचार्य कुंतक जी थे। वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, इन्होंने कुंतक ने कहा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने कहा? तो कुंतक ने कहा। क्या कहा? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने कहा? कुंतक ने कहा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसने कहा? कुंतक ने कहा। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनुन विराजई, कविता बनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनुन विराजई, कविता बनिता मित। आचार्य केशवदास की यह उक्ति है कि यद्यपि सुजाति सुंदर जाति की हो, सुंदर लक्षणों से युक्त हो, सुवर्ण हो, सुवर्णा नारी हो, अच्छे वर्ण वाली हो, सरस हो, अच्छे चरित्र वाली हो, परंतु नारी तब तक सुशोभित नहीं होती है और कविता तब तक सुशोभित नहीं होती है जब तक उसके अंदर उसमें भूषण आभूषण न पहनाए जाएं। इसलिए जो भूषण लिखा हुआ है, भूषण, तो यहां भूषण से आप आभूषण समझिए, महाकवि भूषण मत समझ लेना, क्योंकि आचार्य केशवदास की यह उक्ति है यद्यपि सुजाति है, सुलक्षणी है, सुवर्ण है, सरस है, सुवृत्त है, लेकिन भूषण बिनु न विराजई, विराजई अर्थात सुशोभित नहीं होती है भूषण बिनु। भूषण यानी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती है, चाहे वो स्त्री हो, कविता हो, चाहे वनिता हो। ठीक है, आभूषण के बिना सुशोभित स्त्री और कविताएं दोनों ही भूषण के बिना सुशोभित आभूषण के बिना नहीं होती हैं। इसलिए अलंकार युक्त, यानी वामन ने वो केशव ने क्या माना कि अलंकार युक्त होना चाहिए, आभूषण युक्त काव्य होना चाहिए। काव्य का लक्षण उन्होंने माना कि भैया अलंकार अगर है तब काव्य है, कैसे काव्य नहीं है। कोमल शब्द निबंत सुवृत्त, अलंकार मोमय मोहन चित्त, कोमल शब्द निबंत सुवृत्त, अलंकारमय मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बहुपाश कवि कहे। कोमल शब्द निवृंत सुवृत्त, अलंकारमय मोहन चित्त,
काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बहुपाश कवि गहे। केशवदास की यह भी उक्ति है, कोमल शब्द निवृंत सुवृत्त अलंकारमय मोहन चित्त। अलंकार, ठीक है, अलंकारवादी आचार्य देखिए केशव हैं, तो अलंकार माना कि काव्य में अलंकार अगर नहीं है तो काव्य उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जैसे एक आभूषणहीन महिला, आभूषणहीन स्त्री सुशोभित नहीं होती, वैसे काव्य में अलंकार नहीं होने पर वो सुशोभित नहीं होती है। तो काव्य जो है कोमल शब्द निवृंत सुव्रत अलंकार मोहन चित्त, ये सब होना चाहिए काव्य में। केशवदास ने कहा सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होए। अब चिंतामणि क्या कह रहे हैं? चिंतामणि कह रहे हैं कि सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ तीकों कवित कहत विबुध सब कोय। चिंतामणि ने क्या कहा? सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होए, कि अलंकारों सगुण अलंकार, सगुण अर्थात गुणों से युक्त और अलंकारों से युक्त होती है और जो दोष से रहित होती है। शब्दार्थ तीकों कवित कहत विबुध सब कोय, उसको देवता और सभी लोग क्या कहते हैं? वही कविता कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो ये काव्य का लक्षण जो सगुणा अलंकार वाला है वो चिंतामणि ने दिया था कि सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होए, सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होए। और सगुणा अलंकार पुनः क्वापि किसने कहा था? पुनः क्वापि किसने कहा था? देखिए अभी मैंने बताया था, पुनः क्वापि मम्मट ने कहा था। इन्होंने क्या कहा? तद अदोषौ शब्दार्थो सगुणो वनलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट ने कहा था। तो उसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया, किसका? हिंदी में चिंतामणि ने मिक्स कर दिया अपनी बात उसी बात से, सगुणो अलंकार सहित, ठीक है, चिंतामणि ने कह दी। जो बात संस्कृत में मम्मट ने कही, मम्मटाचार्य ने कही, वही बात हिंदी में चिंतामणि ने कह दी। बत कहाऊ रसमय जुहै, कवित कहावै सोए। ये भी चिंतामणि की बात है। चिंतामणि कहते हैं बत कहाओ रसमय जुहोए, यानी अब फिर एक लक्षण और काव्य का देते हैं चिंतामणि, कहते हैं बत कहाओ रसमय जुहोए, ऐसी बात कही जाए जो रसमय हो, रसयुक्त बात हो, वही कवित कहावै सोए, वही कविता कहलाती है। ये भी चिंतामणि बात कह रहे हैं। सगुणा अलंकार वाली, दोष रहित वाली बात, बत कहाओ रसमय अर्थात वार्तालाप रसमय हो, जिस कविता में रसयुक्त कविता हो वही कविता कहलाती है। भी बात चिंतामणि ने कही, तो ये भी गांठ बांध लो। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करो। उन्होंने क्या कहा? जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करो। अद्भुत कविता कैसा है? इन्होंने कुलपति मिश्र ने, आचार्य कुलपति मिश्र ने क्या दिया कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, जिसमें अलौकिक चमत्कार प्रदर्शन हो, वही काव्य है। कुलपति मिश्र ने क्या कहा? यह लक्षण में करो जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करो। किसने करो? कुलपति ने की, ठीक है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करो, ये किसने कहा? कुलपति मिश्र ने कहा। और जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त, जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु, जगत अद्भुत सुख सदन, जगत अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित्त, और वह लक्षण मैंने किए समुझी ग्रंथ बहुचित्त। दोनों प्रकार से देखो पूछा जा सकता है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह भी कुलपति मिश्र का है। और जगत अद्भुत सुख सदन, जगत की बात आ जाए, यहां पर भी जगत की बात है। जगत अद्भुत, जगते अद्भुत हो जाए ना, जगते अद्भुत लोकोत्तर, जगते अद्भुत। तो जगत अद्भुत जहां पर शब्द आ जाए वहां ध्यान दीजिएगा, जगते अद्भुत आ जाए पंक्ति में तो वो कुलपति मिश्र की है। शब्द अर्थ कवित्त, और वह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित्त, यानी बहुत प्रकार से ग्रंथों को समझ बूझ कर हमने लक्षण किया है कि भाई जग में अद्भुत, जगत में, संसार में अद्भुत सुख प्रदान करने वाला ही कविता होता है, शब्द और अर्थ प्रदान करने वाली कविता होती है। लक्षण मैंने किया है। जो संसार में उचित सुख, अद्भुत सुख ना प्रदान करे, है ना, तो वो कविता नहीं होती, वो काव्य का लक्षण नहीं, कुलपति मिश्र ने कहा। शब्द जीव तिह अर्थ मन रसमत सुजस शरीर, और चलत वहाई जुग छंद गति अलंकार गंभीर, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा, शब्द शब्द जीवत ही अर्थ मन, रसमत सुजत शरीर, और चलत वहाय जुग छंद गति अलंकार गंभीर। काव्य रसायन एक ग्रंथ है देव का, जिसमें ये परिभाषा, ये लक्षण दिया गया काव्य का कि शब्द जीवत ही अर्थ मन, रसमत सुजस शरीर, और चलत वहाय जुग छंद गति ललंकार गंभीर। व्यंग्य जीव कही, इन्होंने क्या, प्रताप शाही का लक्षण है। प्रताप शाही ने क्या कहा कि व्यंग्य जीव कही कवित्व को हृदय सुधुनि पहचान। व्यंग्य जीव कही कवित्व को हृदय सुधनि धुनि पहचानी, और शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। प्रताप शाही ने क्या कहा, भूषण काव्य विलास, एक तो इनका ग्रंथ याद कर लीजिए, काव्य विलास प्रताप शाही का है, ठीक है, काव्य विलास प्रताप शाही का है। व्यंग्य जीव कही कवित्व को हृदय सुधुनि पहचानी, और शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जाने। तो व्यंग्य जीव कही कवित्व को हृदय सुधुनि पहचान, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जाने। प्रताप शाही ने व्यंग्य को महत्ता दी है काव्य के लक्षण में। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, ठीक है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ग्वाल ने रसिकानंद नामक ग्रंथ में लिखा कि शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, और जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए, यानी काव्य को सुख देने वाला बनाओ भाई। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। मित्रों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसी मिलती जुलती परिभाषा एक व्यक्ति की और है, मैं आगे बताऊंगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम, वृत्तियों के चित्र का नाम, अब वा से वृत्तियां, वा से महावीर, महावीर में भी वी आया है, वी, ठीक है। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के महान आलोचक के रूप में हमारे सामने निकल कर आते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इनका, ठीक है, काशी नागरी प्रचानी द्वारा प्रकाशित हुआ था सन 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आज भी हम लोगों का चहेता बना हुआ है, और एक विधेयवादी पद्धति से तैयार किया गया था ये इतिहास ग्रंथ, इसलिए इससे बढ़कर आज तक कोई इतिहास ग्रंथ किसी ने न लिखा है न लिखा जाएगा। बहुत ही सर्वमान्य है, बहुत ही पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना है, हिंदी साहित्य को समझना है, हिंदी साहित्य के तमाम लेखकों से परिचित होना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुष्ट प्रमाण के साथ इनके प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। ये वो वकील हैं हिंदी साहित्य के जिनकी अदालत में कोई इनसे केस जीत नहीं सकता है। हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने जो कुछ लिखा बस वही सत्य है, वही अच्छा है। बस इनके अलावा किसी की, बहुत ही कम लोगों की मान्य हुई हैं एक आध चीज़ें, बाकी इन्हीं की सब मान्य हैं। सर्वमान्य वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, विधेयवादी पद्धति। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि विधेयवादी पद्धति मतलब कौन सी पद्धति अपनाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में? तो विधेयवादी पद्धति अपनाई थी, ठीक। तो अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति, कविता क्या है? कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्या कहा? कि कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कविता क्या है? अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। समझ गए? सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए, सत्व उद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भी कहा।
सत्वोद्रेक शब्द आ जाए, हृदय की मुक्तावस्था आ जाए, बस उसके लिए देखिए, हृदय की मुक्तावस्था के लिए या सत्व के उद्रेक के लिए जो भी रचा गया, जो भी शब्द विधान किए गए, वो कविता है, यह आचार्य शुक्ल का लक्षण है। अब आगे देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था यानी जब आत्मा मुक्त होती है तो ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसी का नाम कविता है। आचार्य शुक्ल की परिभाषा 2 बार नेट के एग्जाम में पूछी गई है, 1 बार पीजीटी में पूछी गई। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती आई है, उसी का नाम कविता है। यह भी परिभाषा आचार्य शुक्ल की है। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ठीक, ये भी आचार्य शुक्ल की उक्ति है। ध्यान दीजिएगा कि जगत की नाना यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना हमारे भाव की ऐसे कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। ठीक, काव्य संसार के प्रति व्यक्ति की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, यानी छोटी छोटी वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय की यह परिभाषा है। तो बाबू गुलाब राय ने क्या कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान बट ब्रैकेट में चीज दी हुई उसको समझिए, बट क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त। कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाएं हों, लेकिन क्षुद्र वैयक्तिक प्रतिक्रियाएं न हों, क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त हो ऐसा काव्य, मानसिक प्रतिक्रियाओं की भाव प्रधानता हो, कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति, बाबू गुलाब राय ने कहा, उसी का नाम कविता है। काव्य क्या है? संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, बाबू गुलाब राय ने कहा। ठीक, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जाति की व्यक्तित्व की, यहां पे जाति लिख लीजिएगा, यहां पे जात लिख लीजिएगा, ठीक है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। ये अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं है, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जाति के व्यक्तित्व की अनुभूति है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की ये पंक्ति है, ये उक्ति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है कि काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। पहली पंक्ति ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कहा। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, ठीक है। ये किसने कहा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कहा। फिर है काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमयी चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा क्या कह रही है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा क्या कह रही है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा कहती है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का
नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमयी चित्रण है। ठीक है, सौंदर्यमयी लिख लो, सौंदर्यमयी चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। तो काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमयी चित्रण किसने माना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। फिर देखिएगा, साहित्य से हमारा आशय, साहित्य से हमारा आशय, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिध रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। ये भी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि साहित्य से, अब ये साहित्य की परिभाषा है, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिध रचनाओं से है जो किसी युग की भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं। प्रतिमान मतलब मॉडल होती हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। समझिए, साहित्य की परिभाषाएं हैं ये। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अटाए नहीं अट सकता, इतना याद रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य, बहुत अच्छी ये पंक्ति नेट में आई हुई, इतनी सी जितनी हाईलाइट है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाक्जाल मनुष्य के दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा जा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल अर्थात जो वाणी का हमारा जाल है वो मनुष्य के दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, यानी मनुष्य दुर्गति की ओर न जाए। अगर काव्य रचा जाए और मनुष्य दुर्गति में चला जाए तो वह काव्य काव्य नहीं होता है, इसलिए वो साहित्य साहित्य नहीं होता। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा, ये भी देख लेते हैं। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है। आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति, आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार उसकी कृति साहित्य बन पाती है। डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य की परिभाषा है कि आत्मा अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। साहित्य जनता की वाणी है। क्या है? साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य चाह पूरी करने वाला साधन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है, कि जनता की वाणी किसने कहा, साहित्य को जनता की वाणी किसने कहा है? तो आज डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। साहित्य को जनता की वाणी किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अंत में भी यही बात रह जाती है, कविता शब्द है। आगे की बहुत अच्छी परिभाषा है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वो एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। जयशंकर प्रसाद ने कहा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। और साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। मानव जीवन की गंभीर व्याख्या पंत ने कहा। भाई पंत ने कहा कि जो साहित्य है वो आप व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये पंत की परिभाषा है। कविता क्या है? काव्य का लक्षण उन्होंने क्या बताया कि परिपूर्ण क्षणों की वाणी। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वो जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना यानी विशाल वेदना
वेदना है वो शुष्क सत्य को आनंद में, अब वेदना की बात आ गई, स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। अब देखिए इसमें देखिए अब यहां कहा जीवन के कष्ट, और कष्ट की बात आए तो दुखवाद किसका था? महादेवी का। फिर सृजन स्वयं महती वेदना, वेदना आ गई, महादेवी वर्मा लगा लो। शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदन आ गया, स्पंदित, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन कर सकता है? महादेवी वर्मा। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है, केदारनाथ सिंह की है। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है, केदारनाथ सिंह की। बहुत अच्छी परिभाषा। कविता शब्दों की वकालत में, शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो कविता का हलफनामा, ये धूमिल की उक्ति है कि कविता शब्दों की अदालत में, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक, अदालत के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ठीक है, एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ठीक। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, और यह परिभाषा किसने दी है? धूमिल ने दी है। तो कैसा लगा दोस्तों? इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की भी, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है इसको डाउनलोड करने की, तो इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।